Hello students, in today's lecture number 3, we shall discuss first the difference between distance and displacement and some numerical problems and also the concept of uniform and non-uniform motion. But before to start, first I want to revise what we discussed in lecture 1 and lecture 2. In lecture 1, we discussed what is meaning of rest. Rest means if the position of an object is not changing with respect to time, then object is said to be in rest. For example, your stationary car, your bus which is standing on a stand, bus stand, truck, stationary truck, similarly trees, plants, buildings, everything is in rest. Then we discussed motion. Motion means if an object changes its position continuously with respect to time, object is said to be in motion. Then we discussed the examples of motion: moving bus, moving car, flying birds, fishes swimming in water, planets revolving around sun, and many more. Then we discussed types of motion: one-dimensional motion, also known as straight line motion or rectilinear motion. For example, motion of a vehicle moving on a road is an example of one-dimensional motion, a motion in which only one coordinate is changing with respect to time is known as one-dimensional motion. Second, we discussed motion in a plane और two-dimensional motion. हम ये सब जानते हैं कि दो कोऑर्डिनेट से मिलकर के एक प्लेन बनता है. तो जब कोई ऑब्जेक्ट इस प्रकार से मोशन करे कि उस एक साथ उसके दो कोऑर्डिनेट्स में चेंज आए, आइदर एक्स वाई और वाई जेड और जेड एक्स, तो उस केस में वो मोशन टू डायमेंशनल मोशन या मोशन इन ए प्लेन कहलाती है. फॉर एग्जांपल, जब आप फुटबॉल को किक करते हो तो फुटबॉल ग्राउंड में जब आप पैर से हिट किए तो हिट करने के बाद जब फुटबॉल आगे जाता है तो स्ट्रेट डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है और साथ ही साथ ऊपर भी वो मूव कर रहा है. तो वहाँ पर दो कोऑर्डिनेट्स में चेंज आ रहा है, इसलिए वो मोशन इन ए प्लेन कहलाएगा. Then we discussed the motion in a space or three-dimensional motion. For example, motion of a aeroplane when it is flying in air. एरोप्लेन जब हवा में उड़ता है या हवा में उड़ता हुआ कोई मच्छर, कोई मक्खी या कोई कीड़ा जो भी हवा में उड़ रहा है वो सब मोशन इन ए स्पेस है. देन हमने लेक्चर 2 में डिस्कस किया कि हाउ टू डिस्क्राइब द लोकेशन और पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन और लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमने डिफरेंट एग्जांपल्स के जरिए जाना कि हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, जिस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ही हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन और लोकेशन को जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं. उसके बाद में हमने डिस्कस किया वो था मीनिंग ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. मीनिंग ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये हमने डिस्कस किया. और डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ लेंथ विच इज कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. एक्चुअल पाथ लेंथ इररेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन यानी किसी भी दिशा में जब किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्चुअल पाथ लेंथ कवर किया जाता है तो उसे हम डिस्टेंस कहते हैं. डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसका केवल मैग्नीट्यूड होता है लेकिन जिसमें डायरेक्शन नहीं होता. फॉर एग्जांपल, डिस्टेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एक स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है. मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी केवल उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है. जैसे 5 किलोग्राम शुगर तो 5 इज न्यूमेरिकल वैल्यू. तो 5 जिसका केवल मैग्नीट्यूड होता है यानी न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, जहाँ पर डायरेक्शन का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं क्या, स्केलर क्वांटिटीज. देन हमने डिस्कस किया डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट और मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ये बात हमने की. और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को ही हम मीटर या किलोमीटर में मेजर करते हैं, यूनिट इनका सेम होता है. लेकिन जैसे डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन की भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है. जैसे कि हम बात करें कि कहते हैं कि जो रॉकेट सैटेलाइट भेजा जाता है, बेटा आपने देखा होगा सैटेलाइट के बारे में, अब तो आप जानते होंगे कि हमारा देश का इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन,
वो भी पीछे नहीं है, वो भी बहुत सारे सैटेलाइट भेज चुका है। जब भी सैटेलाइट को भेजा जाता है किसी रॉकेट की हेल्प से, तो उस केस में हम बात करते हैं वेलोसिटी की, यानी उस केस में हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी पता होना चाहिए कि किस एंगल से भेजना है, किस डायरेक्शन में भेजना है। तो जब हमें डायरेक्शन का भी नॉलेज हो तो उस केस में वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए, आई थिंक आपको सबको क्लियर हुआ होगा। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, फर्स्ट हम बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो डिफरेंसेज हैं। जैसा कि हमने डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में सेपरेटली डिस्कस किया था, अलग अलग डिस्कस किया था। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है राइट डाउन सम डिफरेंसेज बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो एक जगह हम लिख लेते हैं उनको। नंबर 1, डिस्टेंस इज it is actual path length. It is actual path length covered by a moving object. किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एक्चुअल पाथ लेंथ कवर किया जाता है उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट में यदि हम कहें तो इट इज़ shortest or minimum distance between initial and final positions, जहाँ से पोजीशंस ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, जहाँ से चलना शुरू करता है, वो इनिशियल पोजीशन कहलाती है, और जहाँ जाकर के लास्ट में रुक जाता है वो उसकी फाइनल पोजीशन कहलाती है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच जो शॉर्टेस्ट और मिनिमम डिस्टेंस होता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब इनिशियल और फाइनल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होंगे, इसलिए इसको एक वेक्टर क्वांटिटी भी हम बोलते हैं। तो दूसरा पॉइंट जो हम इनके डिफरेंसेज का लिख सकते हैं कि डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। जबकि डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तीसरा पॉइंट जो हम लिख सकते हैं कि दोनों का जो यूनिट है, इसका यूनिट भी मीटर या किलोमीटर होता है और इसका यूनिट भी मीटर और किलोमीटर होता है, तो यूनिट तो सेम होता है। फोर्थ, यदि हम बात करें कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो नहीं हो सकती डिस्टेंस। भाई जब कोई पाथ लेंथ कवर ही नहीं करेगा तो उसे हम डिस्टेंस थोड़ी ना कहेंगे। डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो एंड नेगेटिव, ना तो नेगेटिव हो सकती है डिस्टेंस, ना ही जीरो हो सकती है, समझ गए। और जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें फोर्थ पॉइंट हम लिखे हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो कब हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट? जब ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो जीरो हो जाएगा। और नेगेटिव भी हो सकता है ये। भाई नेगेटिव कैसे हो जाएगा कि पॉजिटिव, यानी राइट साइड में। देखिए जब हम बात करते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव डायरेक्शन की, तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। देखिए यदि हम समझें नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब, तो ये एक लाइन है और यहाँ पर ये जीरो है और यहाँ पर 1 2 3 4 और इधर भी 1 2 3 4, इस तरीके से हमने डिस्टेंसेज लिए हैं। तो इस जीरो के राइट साइड में तो हम पॉजिटिव डिस्टेंसेज कंसीडर करते हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव डिस्टेंसेज लेते हैं। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ जाता है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, और यहाँ चला जाता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, पॉजिटिव साइड में उसने +2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की, लेकिन फिर यहाँ आया और यहाँ से जा करके कहाँ चला गया? यहाँ पर चला गया। तो नेगेटिव साइड में उसने -4 कवर किया और इधर +2 कवर किया, तो दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो डेफिनेटली क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। इसलिए डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है यदि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चल करके, चाहे वो नेगेटिव साइड में जा रहा है चाहे वो पॉजिटिव साइड में जा रहा है, वापस इसी जगह आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। और यदि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ इनिशियल पोजीशन यहाँ थी और बाद में लास्ट में यहाँ जाके रुक गया,
तो उसका डिस्प्लेसमेंट +2 किलोमीटर या +2 मीटर हो जाएगा, यानी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, कैन बी पॉजिटिव एंड कैन बी नेगेटिव, बट डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो एंड नेगेटिव। डिस्टेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। distance will always be positive। भाई जीरो तो इसलिए नहीं हो सकता कि यदि कोई ऑब्जेक्ट चल ही नहीं रहा है अपनी जगह से तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि उसने कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया है। उसका एक्चुअल पाथ लेंथ जीरो है तो मतलब डिस्टेंस तो है ही नहीं, जीरो तो हम डिस्टेंस कंसिडर करते ही नहीं। ना ही नेगेटिव साइड में हम कहेंगे कि उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया है, नेगेटिव नहीं हो सकता डिस्टेंस, ठीक है, पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट तीनों टाइप का हो सकता है, जीरो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होता है, डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ज़्यादा होगा। द मैग्नीट्यूड इसका मतलब क्या है मैं बताऊं, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा, ठीक है। जबकि यदि हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो डिस्प्लेसमेंट जो है हमेशा कम होता है। डिस्प्लेसमेंट जब डिस्टेंस ज़्यादा है डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है, ज़्यादा है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ज़्यादा होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है लेस देन होगा और इक्वल भी हो सकता है किसके, डिस्टेंस के। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी लेस देन, विल ऑलवेज बी लेस देन, नॉट कैन बी, डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल डिस्टेंस, यानी डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता। समझ रहे हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच। तो यहाँ मैं इसको लिख देता हूँ, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट will always be less than or equal to magnitude of distance. Displacement will never be greater than distance. डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो बराबर हो सकता है डिस्टेंस के, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होगा। कौन? डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट पॉइंट यदि हम लिखें तो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पाथ। डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पाथ, कि कौन से रास्ते से गए हैं इस बात पर डिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, इस जगह से इस जगह गया, ए से बी पर गया, ठीक है, तो ए से बी पर वो सीधा गया या फिर ऐसे गया, इस रास्ते से गया या फिर इस रास्ते से गया, इस पर डिपेंड करता है कौन? डिस्टेंस पाथ पर डिपेंड करता है। बेटा ये सीधे जाएगा तो कम डिस्टेंस होगा, इस रास्ते से जाएगा हो सकता है अलग आ जाए डिस्टेंस, इस रास्ते से जाएगा तो डिस्टेंस अलग आ जाएगा, यानी डिस्टेंस पाथ पर डिपेंड करता है। जबकि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब तो केवल उसकी ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन से है, कि इनिशियली कहाँ था और फाइनली कहाँ पहुँच गया वो ऑब्जेक्ट।
डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, कि कौन सा रास्ता अपनाया गया है इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे ये व्यक्ति ए से बी पर गया, तो ये कौन से रास्ते से गया, पहले रास्ते से गया, सेकंड रास्ते से गया या थर्ड रास्ते से गया, इससे कोई मतलब नहीं है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब केवल इसकी इनिशियल और ये फाइनल। इनिशियल और फाइनल कहाँ पर था, शुरू में कहाँ पर था व्यक्ति और लास्ट में कहाँ पर पहुंच गया, इससे मतलब है किसका, डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट का इससे कोई लेना देना नहीं है कि उसने पहला रास्ता अपनाया या दूसरा रास्ता अपनाया या तीसरा रास्ता अपनाया, तीनों ही केसेज में डिस्प्लेसमेंट बराबर आना है। यानी कौन से रास्ते से वो जयपुर से दिल्ली गया है इससे कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए ए जगह दिल्ली है और बी जगह जयपुर है, तो यदि वो दिल्ली से जयपुर जाता है तो व्यक्ति कौन से रास्ते से जाता है दिल्ली से जयपुर, मान लीजिए दिल्ली से जयपुर सीधे NH8 से चला जाता है, या दिल्ली से जयपुर जाने के लिए वो पहले दिल्ली से मथुरा जाता है, फिर भरतपुर जाता है, फिर जो है जयपुर जाता है, या फिर वो दिल्ली से जयपुर जाने के लिए हरियाणा की तरफ से कहीं से जाता है, पहले पंजाब जाता है, फिर पंजाब से फिर हरियाणा में आता है, फिर जो है जयपुर जाता है। तो उससे कोई लेना देना ही नहीं है किसका, डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब तो यह है कि व्यक्ति पहले दिल्ली में था और लास्ट में कहाँ पहुंच गया, जयपुर। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट की बात हो गई। तो ये कुछ डिफरेंसेज हैं बेटा जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको पता होना चाहिए। ये ऑलरेडी हमने जब डिस्कस किया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को, तब हमने डिस्कस किया था, तब हमने बात की थी। कुछ भी छूट गया था तो मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया है। आप इन चीज़ों को ध्यान से देखिए, फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन रहता है, यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, अब हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। एनसीईआरटी में आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी हैं, सॉल्व एग्जाम्पल्स भी हैं, उनकी भी हमें बात करनी है। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है पेज नंबर 100 पर, आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्या है क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस। एक ऑब्जेक्ट है जो किसी डिस्टेंस से मूव कर गया है। कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, क्या इसका जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। इफ यस सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। तो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना बेटा, तो उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करने का स्टाइल यही है फिजिक्स में कि उसका रिलेटेड कुछ ना कुछ डायग्राम आप ड्रॉ करने की कोशिश करो, जैसा क्वेश्चन से आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद में क्या क्वेश्चन में गिवन है वो अलग कर लीजिए, वो लिख लीजिए, और फिर क्या निकालना है वो लिख लीजिए। फिर सोचिए कि कौन सा फॉर्मूला, कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सकता है। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप यदि आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आनंद आएगा। और फिजिक्स में जब तक आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे तब तक फिजिक्स समझ में नहीं आएगा। तो देखिए क्या है इस क्वेश्चन में, क्या है, एन ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मान लो, व्यक्ति को ऑब्जेक्ट मान सकते हो, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट मूव किया, चलो आप ऑब्जेक्ट करते हो कि सर ये ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है, ये तो पर्सन है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, कोई ऑब्जेक्ट बना लो। मान लीजिए ये कोई रेक्टेंगुलर शेप का ऑब्जेक्ट है, ये लीजिए, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से और चला गया कहाँ पर, यहाँ से चला गया इस जगह चला गया, ठीक है। हैज़ मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन थी, ये ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन थी, और ये ऑब्जेक्ट की इस समय फाइनल पोजीशन है, ठीक है। इस समय ये ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन है, ठीक है। क्लियर है। एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। ये ऑब्जेक्ट यहाँ से चल करके यहाँ चला गया, मान लीजिए ये कितनी दूरी पर चला गया, 3 किलोमीटर चला गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ चला गया, तो बताइए कि क्या इसका जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, और यदि यस हो सकता है तो कैसे हो सकता है। देखिए बेटा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ चला गया, तो अभी तो इसकी इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल ये है, तो अभी तो इसका डिस्टेंस 3 किलोमीटर है और डिस्प्लेसमेंट भी 3 किलोमीटर है, ठीक है। अभी तो डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है ना। यदि डिस्प्लेसमेंट आपको जीरो करना है इस ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ से जो यहाँ ऑब्जेक्ट गया है इसको वापस अपनी इनिशियल जगह पर आना पड़ेगा, जहाँ से ये गया था उसी जगह आना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, तो यहाँ आप लिखोगे डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो इफ ऑब्जेक्ट returns back
ऑब्जेक्ट रिटर्न्स बैक, वापस आ जाता है, रिटर्न बैक्स टू इट्स इनिशियल पोजीशन। जब ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस आ जाता है, जहाँ से गया था वापस वहीं आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, अदरवाइज तो नहीं होगा। तो आपको ये कंडीशन लिखनी पड़ेगी, यस डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो बट इट कैन बी जीरो व्हेन ऑब्जेक्ट रिटर्न बैक्स टू इट्स इनिशियल पोजीशन। ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया और वापस इसी जगह आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल हमने दे दिया, ठीक है। एग्जाम्पल में आप चाहो तो लिख सकते हो इस ऑब्जेक्ट, तो इस ये डायग्राम बना देना एग्जाम्पल में, ये एग्जाम्पल हो सकता है, एग्जाम्पल में डायग्राम बना देना। तो यहाँ एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर देना, ऑब्जेक्ट मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस 3 किलोमीटर फ्रॉम ए टू बी। मान लीजिए ये ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन है, ए टू बी, एंड रिटर्न्स बैक, वापस आ जाता है, बैक टू ए। कहाँ पर आ जाता है? ए पर आ जाता है। ऐसे गया और फिर वापस आ गया कहाँ पर? ए पर आ गया। तो इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाएंगी। तो उस केस में क्या होगा? रिटर्न बैक्स टू ए, देयरफॉर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट आर सेम। जब फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम हो जाएंगी तो डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा? देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट वुड बी जीरो। किसका डिस्प्लेसमेंट? ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल देना होगा। तो ये क्वेश्चन 1 हो गया। चलिए क्वेश्चन 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 भी मैंने पेज नंबर 100 से लिया है और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए फार्मर, एक किसान है बेटा, एक किसान मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर। एक व्यक्ति है, कौन व्यक्ति? फार्मर, ठीक है। खेत बना लेते हैं। कह रहा है कि बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड है बेटा। किस शेप का फील्ड है उसका? स्क्वायर फील्ड है, मतलब उसकी सभी आर्म्स बराबर हैं। मान लीजिए ये एक स्क्वायर फील्ड है, ABCD स्क्वायर है, यानी इसकी सभी आर्म्स बराबर लेंथ की हैं। तो ये हैं किसान, ठीक है, ये किसान है फार्मर, ठीक है बेटा। ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर। ये 10 मीटर साइड है इसकी, ये 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर। स्क्वायर फील्ड है ना, स्क्वायर शेप का है, तो सभी जो आर्म्स हैं, सभी जो भुजाएं हैं फील्ड की, वो बराबर होंगी, ठीक है। तो ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड। तो यहाँ से फार्मर चला और इस बाउंड्री के बराबर चला, ऐसे चला, इधर गया, ऐसे चल रहा है। और कितना गया? इन 40 सेकेंड्स 10 मीटर जाता है इन 40 सेकेंड्स। 40 सेकेंड में 10 मीटर जाता है। यदि वो यहाँ 9 बजे स्टार्ट कर रहा है अपनी जर्नी 9 AM पर, तो ये फार्मर इस जगह कितने बजे पहुँच जाएगा? 9:40 पर। तो 40 सेकंड है बेटा, ये सेकंड है, इसको आप ऐसे लिखिए, सेकंड में लिखना है। 40 सेकंड की कह रहा है वो, ठीक है। ये मान लीजिए 0 सेकंड है, ये 0 सेकंड है, और यहाँ पर 40 सेकंड हो जाता है। उसको कितना हो जाता है? 40 सेकंड। तो 40 सेकंड में फार्मर कहाँ पहुँच गया? A से B पर पहुँच गया नहीं, क्योंकि 10 मीटर चल रहा है। तो 40 सेकंड्स में फार्मर कितना जाता है? 10 मीटर। 40 सेकंड्स में फार्मर कितना जा रहा है? 10 मीटर डिस्टेंस जा रहा है। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर? किसान का डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड? 2 मिनट 20 सेकेंड के एंड पर उसका मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। तो देखिए ये तो हो गई इनिशियल पोजीशन, ये क्या हो गई? फार्मर की इनिशियल पोजीशन हो गई। अब वो 2 मिनट 20 सेकेंड चलता है। अब 2 मिनट 20 सेकेंड में 2 मिनट
20 सेकेंड, 2 मिनट 20 सेकेंड। अब इनको सेकेंड में बदलो। आप जानते हो भाई 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60 सेकेंड्स होते हैं। सब जानते हैं इस बात को। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो 2 मिनट में कितने हो जाएंगे? 2 मिनट्स में कितने सेकेंड हो जाएंगे? 60 इंटू 2 यानी 120 सेकेंड्स। 2 मिनट्स में 120 सेकेंड हो जाएंगे यानी। तो 2 मिनट 20 सेकेंड है, तो कितना सेकेंड हुआ? तो 2 मिनट 20 सेकेंड। 2 मिनट 20 सेकेंड में कितने सेकेंड हुए? 2 मिनट में 120 और 20 ये, तो 120 प्लस 20 यानी कितने सेकेंड्स हुए 2 मिनट 20 सेकेंड में? 140 सेकेंड। समझ में आया भाई? 2 मिनट 20 सेकेंड में कितने सेकेंड हुए बेटा? 140 सेकेंड। हमने क्यों बदला इसको? मिनट को सेकेंड में क्यों बदला? मिनट को सेकेंड में क्यों बदला? क्योंकि हमें ये दे रखा है कि 40 सेकेंड में 10 मीटर जाता है। 40 सेकेंड में कितना जा रहा है किसान? 10 मीटर जा रहा है। तो 1 सेकेंड में कितना जाएगा? 1 सेकेंड में कितना जाएगा? 10/40 मीटर। जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा 1 सेकेंड में? ठीक है, 1 सेकेंड में कितना जाएगा? 10/40 मीटर। कह रहा है ना बेटा, देखो ये मैथमेटिक्स का ही तो सवाल है कि जो है 10 पेन 100 रुपए के आते हैं, तो एक पेन कितने का आएगा? 100/10। यूनिटरी मेथड जानते हो ना? तो यहाँ पर कह रहा है कि 40 सेकंड में वो 10 मीटर डिस्टेंस जाता है। 40 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस जाता है। तो 40 सेकंड में 10 मीटर गया तो 1 सेकंड में फार्मर कितना चलेगा? 10/40। और हमें चाहिए कितना? 140 सेकंड में कहाँ चला जाएगा वो? ये चाहिए ना कि 140 सेकंड में, यानी 2 मिनट 20 सेकंड में कहाँ चला जाएगा वो पोजीशन, उसकी फाइनल पोजीशन होगी। तो 2 मिनट 20 सेकंड मतलब 140 सेकंड में वो कहाँ जाएगा? 10/40 इंटू 140। ये होगा ना? होगा। ये देखिए 0 से ये 0 का कैंसिल कर दो। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 0। और ये 2 से ये गया 35। तो कितना आ गया बेटा? ये 35 मीटर। कितना आ गया? 35 मीटर। कितना आ गया? 35 मीटर। यही आया ना? 35 मीटर। ठीक है, 35 मीटर आ गया। अब 35 मीटर का मतलब क्या हुआ? 10 10 10 30 हो गया। यहाँ 30 मीटर हो गया। इसका मतलब यहाँ कहीं है किसान। कहाँ पर है? फार्मर यहाँ बीच में कहीं है, क्योंकि ये 10 मीटर, ये 10 मीटर और ये 10 मीटर, 30 हो गया। और फिर इसका आधा 35 मीटर। तो यहाँ पर किसान है। ये किसान की क्या हो गई? फाइनल पोजीशन हो गई। अब हमने इनिशियल और फाइनल पोजीशन निकाल ली ना बेटा। इनिशियल और फाइनल पोजीशन हमने यहाँ पर निकाल ली। किसकी? फार्मर की। फार्मर की इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन हमने निकाल ली। ठीक है, फार्मर की इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन हमने निकाल ली। अब इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन जब आ गई हमारे पास, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आ गई, तो अब देखो जरा इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन में कितने का अंतर होगा? ये इनिशियल है और ये फाइनल है, तो ये 0 मान लो। और ये कितना डिस्टेंस पर हुआ? जब यहाँ से यहाँ तक 10 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ? 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 5 मीटर। समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 5 मीटर। दोबारा से देखिए, एक किसान है, एक फार्मर है, जो कि एक स्क्वायर फील्ड है, एक जैसा फील्ड है। ठीक है, जब भी सभी आर्म्स बराबर हैं फील्ड की, उसके किनारे किनारे घूमता है। भाई फसल बो दी तो किसान घूमता है कि नहीं घूमता है? देख चेक करता है कि फसल कैसी हुई है, चारों तरफ घूम के देखता है। तो कह रहा है कि 10 मीटर साइड को कवर करता है। ठीक है, 10 मीटर 40 सेकंड में जाता है वो। 10 मीटर 40 सेकंड में जाता है। 10 मीटर डिस्टेंस यानी यहाँ से एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पर जाने में उसको 40 सेकंड लगते हैं। तो 40 सेकंड में 10 मीटर जा रहा है, तो 1 सेकंड में 10/40 जाएगा। 10/40 मीटर जाएगा कि नहीं जाएगा? 1 सेकंड में वो कितना चला जाएगा? 10/40 मीटर। अब हमें कह रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड के एंड पर वो कहाँ होगा? अब 2 मिनट 20 सेकंड, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो 2 मिनट में कितने हुए? 120। कितने हुए? 120। 2 मिनट में 120 हो गए और 20 और हैं, तो 120 प्लस 20 कितने हो गए? 140 सेकंड। तो जब 1 सेकंड में इतना जाता है तो 140 सेकंड में कितना जाएगा? 10/40 इंटू 140। जाएगा कि नहीं जाएगा?
जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 और ये 2 से 7 70 बार कैंसिल हो गया, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 70 को 35, यानी 35 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली उसने कितने समय में, 140 सेकंड में। तो 35 देखो कहाँ पर होगा, यहाँ तक 10 हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक 10 और हो गया तो 20, फिर यहाँ गया तो प्लस 10 यानी 30, और फिर यहाँ मिडिल में होगा तभी तो 5 होगा, क्योंकि ये टोटल तो 10 की है, तो यहाँ 5 यानी 35 हो जाएगा। यानी ये पोजीशन फार्मर की फाइनल पोजीशन होगी या नहीं। अब फाइनल में से इनिशियल घटा दो, इनिशियल 0 और फाइनल कितनी है 5, यहाँ से इनिशियल से फाइनल पोजीशन कितनी दूरी पर है, 5 मीटर दूरी पर है। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 5 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन है बेटा वो है क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 100 पर ही दिया हुआ है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, कौन सा सही है डिस्प्लेसमेंट के लिए, क्या सही है। दो क्वेश्चन है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन ट्रू है डिस्प्लेसमेंट के लिए। इट कैन नॉट बी जीरो, क्या ये ट्रू है। ए, मैंने आपको अभी डिफरेंस बताया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकता, हो सकता है। तो ये क्या हो गया, ए फॉल्स हो गया। ए क्या हो गया, फॉल्स हो गया ना भाई, ए क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ए क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। और बी क्या होगा, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। क्या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो सकता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड से। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया डिफरेंस में कि डिस्टेंस से कभी भी डिस्प्लेसमेंट जो है ज्यादा नहीं हो सकता, डिस्टेंस के बराबर तो हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ये तो सीधे सीधे प्रश्न है, पता लगाना है कि ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी एक्सरसाइज में है, आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पर बेस्ड है, इसको भी सॉल्व करते हैं। एन एथलीट, एक एथलीट है बेटा, कंप्लीट्स वन, एथलीट मतलब जो दौड़ने वाला होता है, धावक, कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200। ये मान लीजिए एक सर्कुलर ट्रैक है, ये सर्कुलर ट्रैक है, ट्रैक बना लो इसको, इस टाइप का एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। और ये इसका सेंटर है, और कितने कह रहा है कि कितना डायमीटर है सर्कुलर ट्रैक का, यहाँ से यहाँ तक का, यानी ये डायमीटर आपको दे रखा है सर्कुलर ट्रैक का 200 मीटर। 200 मीटर डायमीटर का एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। 200 मीटर डायमीटर का एक सर्कुलर ट्रैक है, ये सर्कुलर ट्रैक है बेटा, इस पर व्यक्ति दौड़ रहा है, ये सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। अब ये 200 डायमीटर का है, यानी इसकी रेडियस आधा कितना हो गया है, ये 100 मीटर रेडियस का है, कितना है 100 मीटर रेडियस का है। अब आगे क्या कह रहा है, एन एथलीट यानी दौड़ने वाला व्यक्ति क्या करता है, कंप्लीट 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक। मान लीजिए ये दौड़ने वाला व्यक्ति है, ठीक है, और यहाँ से दौड़ते 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 और इस तरीके से दौड़ते हुए और वापस यहीं आ जाता है, तो एक राउंड उसका कंप्लीट हो जाएगा ना। कितने राउंड कंप्लीट हो जाएंगे, यहाँ से चला और वापस यहीं आ गया तो एक राउंड कंप्लीट हुआ। और वो कह रहा है कि 1 राउंड कंप्लीट जो करता है सर्कुलर ट्रैक जिसका डायमीटर 200 मीटर है, वो 1 राउंड कंप्लीट करने में वो 40 सेकंड लेता है। 1 राउंड कंप्लीट करने में कितने सेकंड समय ले रहा है, 40 सेकंड। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। 2 मिनट और 20 सेकंड के अंत में वो कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होगा, उसका कितनी दूरी चल लेगा, या उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो अभी तो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, दे रखा है कि 40 सेकंड में व्यक्ति एक राउंड कंप्लीट करता है, 1 राउंड कंप्लीट करता है, ठीक है, एक पूरा राउंड कर लेता है 40 सेकंड में। 40 सेकंड में कितना, एक राउंड। और एक राउंड का मतलब कितना डिस्टेंस हो गया बेटा, ये यदि एक राउंड का मैं डिस्टेंस निकालूं तो 1 राउंड ऑफ ए सर्किल,
1 राउंड ऑफ ए सर्किल किसके बराबर होगा? मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, इसकी सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बेटा? सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस सर्किल की आप जानते हो कितनी होती है? 2πr होती है या नहीं? ठीक है। और 2 और ये पाई का मतलब 22/7। और r कितना है? ये देखो, ये रहा r। डायमीटर जब 200 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 100। तो ये लीजिए 100 हो गया। ठीक है, यानी इतना आ गया। इसको मैं इस तरीके से लिख लूँ, सॉल्व कर लिया। 22 इंटू 2 44 और इंटू 100 4400/7 ये लिख लिया। यानी इतना क्या हो गया? ये मीटर, इतना मीटर हो गया। एक चक्कर लगाने में इतना मीटर डिस्टेंस जाता है वो। यानी वो 40 राउंड में एक चक्कर लगा रहा है, मतलब 40 सेकंड में एक राउंड लगा रहा है, मतलब 40 सेकंड में वो कितना दूरी जा रहा है? 4400/7 मीटर डिस्टेंस जा रहा है। एक राउंड का मतलब कितना आ गया? 4400/7 मीटर। क्लियर? अब वो कह रहा है कि 2 मिनट 20 सेकेंड के अंत में 2 मिनट 20 सेकेंड। अब 2 मिनट 20 सेकेंड को पहले तो आप बदल लो किसमें? सेकेंड में, क्योंकि 40 सेकेंड में एक राउंड कंप्लीट कर रहा है। तो 2 मिनट 20 सेकेंड्स को बदलो किसमें? सेकेंड में बदलो। अब 2 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो 2 मिनट में कितने हुए? 120 और 20 सेकंड और तो 140 सेकंड। अभी थोड़ी देर पहले निकालना बताया था, 140 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितना जाएगा बेटा वो? यदि 40 सेकंड में इतना मीटर जा रहा है तो 1 सेकंड में कितना जाएगा? 4400/7 और 40 नीचे आ जाएगा। आ जाएगा यानी इतना मीटर चला जाएगा 1 सेकंड में। 1 सेकंड में इतना चला जाएगा। और बताइए 140 सेकंड में कहाँ चला जाएगा? 140 सेकंड में कितना चला जाएगा? 4400/7 इंटू 40 इंटू 140 चला जाएगा यानी। अब इसको सॉल्व कर लो आप। इसको सॉल्व करो, ये 0 से 0 कैंसिल हो गई। 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14। ये 7 से 7 कैंसिल हो गया और 2 से ये भी कैंसिल हो रहा है। 2200 यानी 2200 मीटर डिस्टेंस चला गया। कितने सेकंड में? 140 सेकंड में। 140 सेकंड में 2200 मीटर डिस्टेंस चला गया। 140 सेकंड में कितना डिस्टेंस चला गया वो? 2200 मीटर। तो इतने समय के अंत में उसने जो डिस्टेंस कवर की, डिस्टेंस तो इसी के बराबर हो जाएगी। डिस्टेंस तो उसकी यही हो गई, मीटर। ये डिस्टेंस हो गई। क्लियर है? क्लियर है। अब डिस्प्लेसमेंट पता करना है। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पता होनी चाहिए। एक चक्कर लगाया उसने, एक चक्कर लगा रहा है तो कितना जा रहा है? एक चक्कर में वो 40 सेकंड में एक चक्कर लगा रहा है। और एक चक्कर का मतलब कितना दूरी तय कर रहा है? इतना दूरी तय कर रहा है। एक चक्कर का मतलब इतना दूरी तय कर रहा है। ठीक है या नहीं? एक चक्कर में। तो यहां देखो, इसको मैं सॉल्व करता हूं। 1 राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है वो? 4400/7 मीटर। या फिर इसका उल्टा करूं मैं, 4400/7 मीटर ये डिस्टेंस कवर करता है 1 राउंड में। ठीक है, तो 1 मीटर में कितने राउंड होंगे? तो 1 राउंड अपॉन 4400/7 ये हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो 7/4400 राउंड आ जाएंगे। 1 मीटर में इतने राउंड होंगे। ठीक है, एक से भी कम होगा, एक भी पूरा नहीं होगा। जब 1 मीटर में इतने राउंड होंगे तो बताइए 2200 कितना डिस्टेंस चल लिया वो? 2200। तो 2200 मीटर में कितने राउंड हो जाएंगे ये पता करना है मुझे। तो 2200 मीटर में कितने राउंड होंगे? ये 7/4400 इंटू 2200 होंगे या नहीं? अब देखो, जो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई। 22 से ये 44 2 बार कैंसिल हो गया। कितना आया? 7/2। 7/2 का मतलब 3.5। यानी कितना राउंड हुआ? 3.5 राउंड हुए। कितने राउंड हुए बेटा? 3.5 राउंड हुए। 3.5 इसका मतलब क्या है? 3.5 राउंड हुए। कितने चक्कर लगा लिए उसने? 3.5 राउंड। कितनी डिस्टेंस कवर करने में? इतनी डिस्टेंस कवर करने में। अब इससे पता चल जाएगा हमें कि उसकी फाइनल पोजीशन क्या है। तो देखो जरा,
देखो इधर से चला 1 राउंड, फिर चला 2 राउंड, फिर चला 3 राउंड, ठीक है, 3 राउंड, ठीक है बेटा। अब 3.5 आधा राउंड और जाएगा, यानी यहां से यहां चला गया, ये आधा राउंड हो जाएगा। तो ये हो गई इसकी फाइनल पोजीशन और ये हो गई इनिशियल पोजीशन। और फाइनल और इनिशियल के बीच में डिस्टेंस कितनी है? इसके डायमीटर के बराबर होगी। किसके डायमीटर के बराबर? सर्कुलर ट्रैक के डायमीटर के बराबर होगी। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? जितनी डिस्टेंस ये है 200 मीटर। तो कितना डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल में? 200 मीटर। कितनी है? 200 मीटर। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 200 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 200 मीटर। समझ में आया आपको? चलिए एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं। देखो, एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ ए सर्किल। ये सर्कुलर ट्रैक है जिसका डायमीटर 200 मीटर है। ये 200 मीटर का एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। और 1 राउंड कंप्लीट करने में वो 40 सेकंड लेता है। ये एथलीट है और एक पूरा चक्कर इसका लगाने में 40 सेकंड लेता है। तो एक पूरा चक्कर लगाने में वो कितनी दूरी तय करता होगा वो पहले कैलकुलेट कर ले हम। 1 राउंड ऑफ ए सर्किल किसके बराबर होगा? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इसकी परिधि के बराबर होगा। और सरकमफ्रेंस कितनी होती है? 2πr, ठीक है। 2πr, 2 पाई का वैल्यू 22/7। और रेडियस कितनी हो गई इसकी? जब इसका डायमीटर 200 मीटर है तो रेडियस इसका आधा हो जाएगा 200 का, यानी 100 आ जाएगा। ये 100 आ गई। अब इसको सॉल्व करें बेटा, 22 × 2 44 और ये 20 44 100/7 मीटर, ऐसे लिख लिया। यानी एक राउंड में इतनी डिस्टेंस कवर की। और एक राउंड कितने समय में कंप्लीट कर रहा है? 40 सेकंड में। 40 सेकंड में एक राउंड मतलब इतना डिस्टेंस कवर करेगा। समझ में आ गई ये बात? तो एक सेकंड में फिर वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? ये 4400/7 और ये 40 और आ जाएगा नीचे, इतना मीटर डिस्टेंस कवर करेगा यानी। और फिर 140 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो इसको 140 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व किया, कैंसिल हो गए आपस में, तो इतनी डिस्टेंस आ गई। यानी 140 सेकंड में इतनी डिस्टेंस चला जाएगा वो। कितनी? 2200। तो ये डिस्टेंस आ गई 2200 मीटर। 2200 मीटर क्या आ गई? डिस्टेंस आ गई। अब हमें डिस्प्लेसमेंट भी तो चाहिए, तो क्योंकि क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट भी कह रहा है। अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मुझे इनिशियल पोजीशन तो पता है एथलीट की, लेकिन फाइनल नहीं पता। अब फाइनल निकालना है, तो फाइनल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा? मुझे ये देखना पड़ेगा कि इतनी डिस्टेंस में वो व्यक्ति कितने राउंड कंप्लीट करता है, ठीक है। तो एक राउंड कंप्लीट कर रहा है इतने, एक राउंड में इतने मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो यानी इसका उल्टा लिखूं मैं, तो इतने मीटर डिस्टेंस में एक राउंड हो जाएगा। तो 1 मीटर डिस्टेंस कितने राउंड में कंप्लीट करेगा? 1 राउंड अपॉन 44 100/7, यानी 1 मीटर में कितना राउंड लगेगा उसका? 7/44 100 राउंड, यानी एक से बहुत कम, थोड़ा सा ही चलेगा वो। तो 1 मीटर में जब इतना जा रहा है तो 2200 मीटर में कितने राउंड जाएंगे? 7/44 100 इंटू 2200, और इससे ये 2 बार कैंसिल हो गया। 7/2 का मतलब 3.5, 3.5 का मतलब 3.5 राउंड, 3.5 राउंड। 3 तो पूरे और आधा 1 राउंड, तो 3 पूरे राउंड लगाओ पहले तो। 1 2 3 और फिर आधा, ये आधा। ये फाइनल पोजीशन हमने पता कर ली और ये इनिशियल थी। इनिशियल और फाइनल के बीच डिस्टेंस जो आएगी वो क्या होगा? इस सर्कुलर ट्रैक का डायमीटर होगा। और डायमीटर कितना है? 200 मीटर, यानी ये 200 मीटर क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। समझ में आ गया आपको? मैंने रिवाइज भी कर दिया। चलिए वापस से देखिएगा, पॉज करके वीडियो को फिर बार बार देखिए, समझ में आएगा। और फिर भी नहीं समझ में आता है तो बताइएगा, ठीक है। चलिए इससे आगे अब हम एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, जिसको हम नॉन एक्सिलरेटेड मोशन भी कहते हैं, ठीक है बेटा। यूनिफॉर्म मोशन जिसे हम और क्या कहते हैं? नॉन एक्सिलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म मोशन को हम नॉन एक्सिलरेटेड मोशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो आगे मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए, एक यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, यूनिफॉर्म एक जैसा, ठीक है। नॉन एक्सिलरेटेड, एक्सिलरेशन शब्द का मतलब है स्पीड में चेंज आना, स्पीड बढ़ना। नॉन है इसका मतलब उसकी स्पीड बढ़ती नहीं है, सेम स्पीड से जाता है। समझ गए? ठीक है। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यदि कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, इक्वल डिस्टेंसेज कवर करता है, कैसे? इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में,
समय के सेम इंटरवल में यदि वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उसे हम उस ऑब्जेक्ट को किस में कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन में कहेंगे। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है बेटा, ठीक है, ये मैं लाइन बना देता हूँ और यहाँ पर कोई पर्सन है, पर्सन मान लीजिए ये कोई पर्सन है, इसका नाम आप कुछ रख लो, इसका नाम मान लीजिए अंकित है, ठीक है, अंकित है, ठीक है बेटा। ये अंकित नाम का व्यक्ति क्या करता है, ये पहले सेकंड में यहाँ से शुरू करता है, यहाँ से 9 बजे अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। तो 9:01 पर 9:01 पर वो कितना दूरी पर चला जाता है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 मीटर है, यानी 1 मिनट में वो 5 मीटर की दूरी चला जाता है। फिर अगले 1 मिनट में यानी 9:02 पर फिर वो 5 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। फिर अगले 1 मिनट में यानी 9:03 पर कहाँ पहुंच जाता है, अगले 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा। फिर अगले 1 मिनट में यानी 9:04 पर और 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेता है। फिर अगले 1 मिनट में यानी 9:05 पर और 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेता है। तो आप क्या देख रहे हैं इसमें कि ये जो इंटरवल है यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ पर समय 0 था और यहाँ पर 1 मिनट हो गया, इसे कहते हैं टाइम इंटरवल। यानी एक समय पर ये यहाँ 0 पर था, ठीक है, 9 बजे ये एग्जैक्ट यहाँ 0 पर था और फिर 0 पर था 9 बजे। 9:01 पर कहाँ चला गया, वो 5 मीटर डिस्टेंस पर चला गया। और 9:02 पर कहाँ चला गया, 10 मीटर डिस्टेंस पर चला गया। और 9:03 पर कहाँ चला गया, 15 मीटर डिस्टेंस पर चला गया। 9:04 पर कहाँ चला गया, 20 मीटर डिस्टेंस पर चला गया। और 9:05 पर कहाँ चला गया, वो 25 मीटर डिस्टेंस पर चला गया। अब देखना जरा डिस्टेंस का डिफरेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर, फिर 5 मीटर, ये 10 मीटर, तो डिफरेंस कितना हुआ 5 मीटर। फिर ये भी कितना है 5 मीटर, ये भी कितना है 5 मीटर, ये भी कितना है 5 मीटर। प्रत्येक 1 मिनट में इस अंकित ने प्रत्येक 1 मिनट में, ये 1 मिनट तो हो गया इंटरवल किसका, टाइम का, इंटरवल ऑफ टाइम। अब 1-1 मिनट है तो इसको इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कह दिया। क्या लिखा है मैंने, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्यों कहा, क्योंकि यहाँ भी 1 मिनट का इंटरवल है, यहाँ भी 1 मिनट, यहाँ भी 1 मिनट, यहाँ भी 1 मिनट, यहाँ भी 1 मिनट, यानी 1-1 मिनट के बाद हम देख रहे हैं कि अंकित कहाँ पहुंच गया है। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अंकित ने क्या किया, 5-5 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो अंकित की जो मोशन है वो कैसी कहलाएगा, अंकित इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। तो अंकित किस में कहलाएगा बेटा, यूनिफॉर्म मोशन में कहलाएगा। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात, अंकित यूनिफॉर्म मोशन में कहलाएगा, ठीक है। तो अंकित यूनिफॉर्म मोशन में हो गया। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लीजिए एक कार है, क्या है, कार है, ये कार है बेटा, ये कार यहाँ से चलती है, मान लीजिए इस जगह से चलती है, कितने बजे, 9:30 बजे, सुबह के 9:30 बजे चलती है। और ये 15 मिनट के बाद, 15 मिनट यानी 9:45 पर, 9:45 पर इसने, मान लीजिए ये 0 था, ठीक है, और ये कहाँ पहुंच गई, 10 मीटर डिस्टेंस पर। कहाँ पहुंच गई बेटा, 10 मीटर डिस्टेंस पर। और फिर 10 बजे अगले, फिर 15 मिनट के बाद देखा कि वो कहाँ पहुंच गई। फिर 15 मिनट के बाद देखा तो वो 20 मीटर डिस्टेंस पर पहुंच गई। फिर 15 मिनट के बाद देखा कि कार कहाँ पहुंच गई, 10:15 पर कार कहाँ पहुंच गई, 30 मीटर डिस्टेंस पर पहुंच गई। फिर अगले 15 मिनट में देखा कि 10:20 पर कार कहाँ है, 40 मीटर पर है। फिर अगले 15 मिनट में देखा कि 10:35 पर कार कहाँ है। देखो इसमें हमने, सॉरी ये मैंने 15 मिनट ले लिया, यहाँ भी 15 लो, 30 हो जाएगा। 10:30 और फिर ये हो जाएगा 10:45। 10:45 पर कार कहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँच गई। समझ गए बात को। तो देखना जरा ये इंटरवल कितने टाइम का है, 15-15 मिनट का इंटरवल है। ये 15 मिनट, ये 15 मिनट, और ये भी क्या है 9:45 और 10, तो ये भी इंटरवल कितने का हो गया, 15 मिनट का हो गया। और ये भी इंटरवल कितने का हो गया, 15 मिनट का हो गया। और ये भी इंटरवल कितने का हो गया, 15 मिनट का हो गया। और ये भी इंटरवल कितने का हो गया, 15 मिनट का हो गया। तो ये 15-15 मिनट के इंटरवल है, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो गया। और डिस्टेंस देखना, यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर, 10 मीटर है ना बेटा। और फिर ये 10 है और ये 20 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 10 मीटर। और ये 20 है, ये 30 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 10 मीटर। ये 30 है, ये 40 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 10 मीटर। ये 40 है, ये 50 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 10 मीटर। क्लियर, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है कौन, कार।
तो इसका मतलब कार किस में है, यूनिफॉर्म मोशन में है। तो ये एग्जाम्पल 1 हो गया आपका, ये एग्जाम्पल 2 हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल 1 में हमने अंकित को देखा कि अंकित यूनिफॉर्म मोशन में है, और एग्जाम्पल 2 में देखा कि कार भी यूनिफॉर्म मोशन में है। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब समझ में आ गया। अब देखो बेटा, 15-15 मिनट में कार ने सेम डिस्टेंस कवर किया। अब जब कार सेम डिस्टेंस कवर कर रही है सेम टाइम में, तो जो इसकी स्पीड होगी वो भी तो सेम ही रही होगी ना, सेम स्पीड से ही जा रही होगी। तो जब कोई ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से चलता है तो उस मोशन को हम नॉन एक्सिलरेटेड मोशन कहते हैं। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं मैं, एज ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल intervals of time, therefore it is clear that object is moving with constant, या जिसको हम यूनिफॉर्म भी कह सकते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। कैसी स्पीड के साथ जा रहा होगा, एक ही स्पीड के साथ जा रहा होगा। ठीक है, एंड whenever there is no change in speed of an object, तो ऑब्जेक्ट किस में कहलाएगा, ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन एक्सिलरेटेड मोशन। एक्सिलरेशन शब्द का मतलब ही स्पीडिंग अप और स्पीडिंग डाउन होता है, यानी स्पीड में परिवर्तन आना है। लेकिन यहाँ स्पीड में परिवर्तन आ ही नहीं रहा, चेंज आ ही नहीं रहा, तो ये मोशन कैसी कहलाएगी, नॉन एक्सिलरेटेड मोशन। इसलिए इसको हम नॉन एक्सिलरेटेड मोशन भी कहते हैं। समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट पर चलें। चलो अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। लास्ट ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेज। कैसी डिस्टेंसेज, अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यदि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो ऑब्जेक्ट किस में कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कहलाएगा। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। तो उसी अंकित को पकड़ लेते हैं, हमने तो अंकित पकड़ लिया, ठीक है, अंकित को पकड़ लेते हैं। ये लो जी, अंकित आ गए, अंकित यहाँ 0, ठीक है। और एक एक मिनट पर इसकी लोकेशन देख लेते हैं कि एक एक मिनट पर अंकित कहाँ था। 9 बजे मान लीजिए 9 बजे अंकित यहाँ पर था, और फिर मैं 9:01 पर देख रहा हूँ कि अंकित यहाँ आ गया, और ये 5 मीटर डिस्टेंस है, ठीक है। फिर मैं देख रहा हूँ कि 9:02 पर अंकित यहाँ आ गया। फिर मैं देख रहा हूँ कि 9:03 पर अंकित यहाँ आ गया, ठीक है, क्लियर। और फिर मैं देख रहा हूँ कि अंकित 9:04 पर कहाँ पहुँच गया, ये मान लीजिए पहुँच गया 25 मीटर डिस्टेंस पर। अब देखो जरा, देखो यहाँ कितने इंटरवल है टाइम का, 1 मिनट का इंटरवल है ना। 1 मिनट में हम नोट कर रहे हैं ना अंकित की पोजीशन। यहाँ भी इंटरवल कितने का है, 1 मिनट है। 9:01, 9:02, यहाँ भी इंटरवल कितने का है, 1 मिनट का है। और यहाँ भी इंटरवल कितने का है, 1 मिनट का है। तो टाइम इंटरवल तो हम सेम ले रहे हैं, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो गया। लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में देखते हैं कि अंकित ने सेम डिस्टेंस कवर की है क्या। देखो पहले 1 मिनट में वो 5 मीटर गया, फिर दूसरे 1 मिनट में 9:01 से 9:02 क्या किया उसने, 5 मीटर से और कहाँ पहुंच गया, 15 मीटर, यानी 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली। अंकित को एनर्जी मिल गई, अंकित तेज दौड़ा होगा, ठीक है, तो 10 मीटर चला गया। फिर 9:02 से 9:03, इस 1 मिनट में अंकित ने क्या किया, 3 मीटर डिस्टेंस ही चला, 15 मीटर से 18 मीटर डिस्टेंस चला। वही इसने तो हाल कर दिया खरगोश वाला।
है ना। खरगोश ने कहा कि मैं तो तेज दौड़ता हूँ, चलो थोड़ा आराम कर लेता हूँ, तो अंकित आराम में आ गया। तो अब 3 मीटर डिस्टेंस ही कवर की। ठीक है, उसके बाद में फिर अंकित 9:03 से 9:04 कितना डिस्टेंस चला, उससे फिर जाके कहा अरे तू हार जाएगा, धीरे मत चल, तेज चल। तो जब 9:03 से 9:04 का डिस्टेंस अंकित का देखा, इस एक मिनट में जो अंकित का डिस्टेंस देखा 18 मीटर से, और कहाँ चला गया 25 मीटर पर। तो इसका मतलब 7 मीटर डिस्टेंस कवर की उसने। तो देखना जरा, पहले अंकित 5 मीटर कवर कर रहा था, फिर 10 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 7 मीटर। तो मतलब अलग अलग डिस्टेंस कवर हो रही है ना, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है कौन, अंकित। इसका मतलब अंकित किस मोशन में है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। किस में है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। चलो अब वो कार भी पकड़ लेते हैं, जिस कार का एग्जाम्पल लिया था हमने। ये कार है बेटा, ठीक है, ये कार है और ये सड़क है कोई। अब कार को मैंने 9:30 पर देखा कि कार कहाँ पर है। फिर कार को मैं देख रहा हूँ कि 9:45 पर कहाँ होगी। फिर मैंने 10 बजे देखा कार को कि कहाँ होगी। फिर मैंने 10:15 पर देखा कार कहाँ है। फिर मैंने 10:30 पर देखा कार कहाँ है। फिर मैंने 10:45 पर देखा कार कहाँ है। तो मैंने देखो, टाइम तो मैं सेम ले रहा हूँ ना, 15-15 मिनट का ले रहा हूँ, टाइम तो सेम ले रहा हूँ, 15-15 मिनट का, 15 मिनट का टाइम ले रहा हूँ। यानी 15-15 मिनट के अंतराल पर, इंटरवल पर मैं इस कार की पोजीशन चेक कर रहा हूँ कि ये कार कहाँ चले जाती है, यानी इसने कितनी डिस्टेंस कवर की। 15-15 मिनट के अंतराल पर देख रहे हैं, ठीक है। तो टाइम तो सेम है, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो गए। अब देखता हूँ, कार देखिए शुरू में 0 पर थी, ठीक है, मान लीजिए, और बाद में 12 पर पहुंच गई। कहाँ पर पहुंच गई, 12 मीटर डिस्टेंस पर। फिर वो 19 मीटर डिस्टेंस पर पहुंच गई 10 बजे, और 10:15 पर वो 23 मीटर डिस्टेंस पर पहुंची, और 10:30 पर वो मान लीजिए 35 मीटर डिस्टेंस पर पहुंची, ठीक है। और 10:45 पर मान लीजिए वो कहाँ पहुंच गई, 41 मीटर डिस्टेंस। तो जब 9:30 से 9:45 का टाइम देखा कि इस 15 मिनट में कार ने कितनी मीटर डिस्टेंस कवर की, 12 मीटर डिस्टेंस कवर की। और अगले 15 मिनट यानी 9:45 से 10 बजे, 9:45 से 10 बजे तक उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, ये 12 मीटर, और 12 मीटर से कहाँ पहुंच गई कार, 19 मीटर पर, यानी 7 मीटर डिस्टेंस कवर की, ठीक है। और फिर 10 बजे से 10:15 तक कार ने कितनी डिस्टेंस कवर की, 19 से कहाँ पहुंच गई, 23, यानी 4 मीटर डिस्टेंस ही कवर की। और फिर 10:15 से 10:30 पर कार ने कितनी डिस्टेंस कवर की, 23 से कहाँ पहुंच गई, 35 पर, यानी 12 मीटर डिस्टेंस कवर की, ठीक है। और फिर 10:30 से 11:45 तक कितनी डिस्टेंस कवर की, 35 से कहाँ पहुंच गई कार, 41 पर, यानी 6 मीटर डिस्टेंस कवर की। तो देखना जरा बेटा, पहले 15 मिनट में 12 मीटर चल रही है कार, दूसरे 15 मिनट में 7 मीटर जा रही है, तीसरे 15 मिनट में 4 मीटर जा रही है, चौथे 15 मिनट में 12 मीटर गई कार, और अगले 15 मिनट में 6 मीटर गई। यानी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में जो कवर्ड डिस्टेंसेज हैं कार के द्वारा वो अलग अलग है, यानी अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है। यानी यहाँ पर जो कार की मोशन होगी वो कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगी। तो ये एग्जाम्पल 1 और ये एग्जाम्पल 2 समझ में आ गया। चलो अब है, मैंने देखो इसका दूसरा नाम भी लिखा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज ऑल्सो नोन एज एक्सिलरेटेड मोशन। जैसे हमने यूनिफॉर्म मोशन के लिए कहा कि ये नॉन एक्सिलरेटेड मोशन है, तो वैसे ही हम बताइए कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन को एक्सिलरेटेड मोशन क्यों कहते हैं। तो देखिए, एज ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेज in equal intervals of time, ठीक है। therefore it is clear that object is moving with चेंजिंग स्पीड बदल रहा है या नहीं ऑब्जेक्ट, तभी तो एक बार ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक बार कम कर रहा है। तो जब चेंजिंग स्पीड चेंज कर रहा है, इसका मतलब कार की स्पीड बदल रही है, ऑब्जेक्ट की स्पीड बदल रही है। इट मीन्स
एंड यहाँ पर लिख सकते हैं एंड इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेज इट्स स्पीड कंटिन्यूअसली, तो ऑब्जेक्ट किस में कहलाएगा? ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी, जब स्पीड बदलती है तो उसे हम सेड टू बी इन एक्सिलरेटेड मोशन, इसलिए इसको एक्सिलरेटेड मोशन कह रहे हैं, क्योंकि कार की स्पीड बदल रही है ना, ऑब्जेक्ट की स्पीड बदल रही है, तो ये इसलिए एक्सिलरेटेड मोशन के नाम से भी जानी जाती है। तो आज इस लेक्चर में मैंने आपको बताया, पहले तो कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपसे डिस्कस की, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच डिफरेंस बताया, फिर कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए और उसके बाद में यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन डिस्कस की। मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आप सब लोगों को ये समझ में आया होगा। फिर भी आपका कोई भी कैसा भी कन्फ्यूजन है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।